हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं बिहार एसआई के लिए। ये लास्ट रिवीजन आप लोग का है। तो देखिए, साइंस का प्रश्न है। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वहां से लिया गया है, प्रीवियस ईयर से भी लिया गया और बिहार में और अन्य जगह से जहां भी एग्जाम हुआ है वहां से प्रश्न उठाया गया और कई बार रिपीटेड प्रश्न है ये, और आने का संभावना भी बहुत ज़्यादा है। और इस वीडियो में से आप लोग का 4 या 5 क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग देख के खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें से वही प्रश्न लिया गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का प्रश्न इसमें लिया गया है। और आप लोग का अंतिम टेस्ट भी ये हो जाएगा। आप लोग देख के जान जाएंगे कि हाँ, साइंस में से कितना प्रश्न हम लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। शक्ति का मात्रक है तो इसका आंसर हो जाएगा वॉट। शक्ति का मात्रक वॉट हो जाएगा। नेक्स्ट, बल का मात्रक क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन बल का मात्रक होता है। नेक्स्ट देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है तो जूल होता है कार्य का मात्रक। और ऊर्जा की भी मात्रक जूल ही होता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ये कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है तो किसकी तो दूरी की, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर होगा डी, सेल्सियस उष्मा की इकाई। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि सेल्सियस जो होता है ताप मापने का मात्रक होता है, और उष्मा जो होता है उष्मा का मात्रक ये कैलोरी होता है। इतना ध्यान रखिएगा। अब ये जो दिया है कि डेसिबल, तो ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है डेसिबल। और अश्वशक्ति तो शक्ति की इकाई होती है ये। और समुद्री मील तो नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा डी। पूछा गया सुमेलित नहीं है, वही बताना था। नेक्स्ट, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मी मीटर। ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछा गया तो इसका आंसर होगा ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, कई बार पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं सोनार में। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है, इतनी बार ये पूछा गया है तो इसका आंसर होगा ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता। इसका मापन किया जाता है एनीमोमीटर से। देखिए ऐसे कोरिलेट करिए, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश और एनीमो, एयर से हो रहा है रिलेट, तो एनीमो और प्रकाश दोनों प्राकृतिक चीज है। तो ऐसे बना के याद कर सकते हैं अगर पहली बार आप लोग इसको देख रहे हो तो। देखिए, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है तो इसका आंसर होगा एमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है। पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाए उच्च ताप को मापता है पाइरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है तो पूछा है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने में तो इसका आंसर होगा बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है तो इसका आंसर होगा डी, मस्तिष्क। और देखिए, ईईजी का फुल फॉर्म का एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। नेक्स्ट, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब नापने का यंत्र है। नेक्स्ट देखिए, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्टर पैमाने पर इसका मापन किया जाता है भूकंप की तीव्रता का। ये भी पूछा गया है, कई बार रिपीट किया है। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई नापने में फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ता का नियम भी कहते हैं, इसकी वजह से न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि तो इसका आंसर होगा डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। और कई बार पूछा गया कई प्रकार से प्रश्न, तो इसको देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। ऐसा प्रश्न दोबारा घुमा के आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। लुसेंट भी बहुत अच्छे से दिया ये प्रश्न इसका।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किया। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार कहाँ पे होगा सर्वाधिक? तो इसका आंसर ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है किसी पिंड का भार। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। और यही प्रश्न कई बार पूछा गया, कई प्रकार से घुमा के पूछता है, तो ये एक प्रश्न से आप लोग समझ जाइए और ऐसा घुमा के प्रश्न बनेगा तो आप लोग उसको गलत नहीं करिएगा। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा जल में पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि? तो इसका आंसर होगा बी, उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है इसीलिए मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है। नेक्स्ट, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा सी, पृष्ठ तनाव इसका कारण ऊपर चढ़ने का। किरोसिन यानी मिट्टी का तेल, उसके बारे में पूछा जा रहा है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उतना ही होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया, कई प्रकार से घुमा के भी पूछा जा सकता है आप लोग के एग्जाम में। एक प्रश्न से आप लोग देख लीजिए और ऐसा ही प्रश्न आएगा दोबारा तो उसको लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है इसीलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, प्रकाश की गति है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो इसका आंसर होगा निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति नहीं बदलती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो। नेक्स्ट, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका आंसर व्यतिकरण का परिणाम होता है। ये बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम होता है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा हीरे से कांच में। हीरे से कांच में जब जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है जगमगाहट के साथ कटा हुआ हीरा। मृगमरीचिका का कारण क्या है? तो ये बहुत बार पूछा गया तो इसका आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका बनता है इसी कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विचरण का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धूल कण जो होती हैं इसके कारण ही वायुमंडल में प्रकाश विचरण करता है। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? तो इसका आंसर होगा बी, तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। नेक्स्ट, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है? कई बार पूछा गया तो इसका आंसर होगा डी, लाल रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे कम वेवलेंथ यानी सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है तो इसका आंसर होगा बैगनी। अब ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा लाल रंग का होता है और सबसे कम जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण क्या है? तो इसका आंसर प्रकाश का अपवर्तन होता है इसका कारण। नेक्स्ट, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश का अपवर्तन। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। 20 का आंसर हो जाएगा। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार। तो इसका आंसर होगा ए, अवतल है इसीलिए इसका प्रतिबिंब अपना बड़ा लगता है शीशे में देखने पर। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा
अनंत हो जाएगी, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं, तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस का काम में लाया जाता है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए। नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट, लेंस की शक्ति मापी जाती है किससे, तो इसका आंसर डायोप्टर से लेंस की शक्ति मापी जाती है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है, तो इसका आंसर होगा डी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनाती हैं। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे। ये सब प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह जा सकती हैं क्या कहलाती हैं, तो इसका आंसर त्रिक बिंदु कहलाती हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि, तो इसका आंसर होगा ये, भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, इसीलिए भाप से हाथ अधिक जल जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब बर्फ पिघलता है तब, इसका आंसर हो जाएगा कि आयतन घटता है। आयतन क्या होता है, घट जाता है जब बर्फ पिघलता है। तो प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो सकता है, क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए, जल का क्वथनांक जब बढ़ जाता है इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो इसका आंसर होगा बी, अनुदैर्ध्य होती हैं। नेक्स्ट देखिए, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं, तो इसका आंसर होगा आयन मंडल से, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉस्मिक किरणें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, आवेशित कर होती हैं कॉस्मिक किरणें। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात में या धातु में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। या तो कोई धातु या तो इस्पात हो, तो उसमें ध्वनि की वेग अधिकतम हो जाती है। ध्वनि तरंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये पूछा गया है, तो ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं ध्वनि तरंगे। कई बार पूछा जाता है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती कहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, परश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो इसका आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, तो इसका आंसर होगा 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति, ए हो जाएगा इसका आंसर। मतलब ये नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलेगी। जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। डायनेमो परिवर्तित करता है, एलुसेन में भी बहुत अच्छे से दिया है, तो इसका आंसर होगा सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, सी इसका आंसर हो जाएगा। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घटता है। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन पर, बी इसका आंसर हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर, तो इसका आंसर होगा बी, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। अब यही पूछ देगा कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित हो जाएगा हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। और परमाणु बम का किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, विलहेम्स रोएंटजन ने आविष्कार किया था किस चीज का, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सरे मशीन का इन्होंने आविष्कार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वॉट ने किया था, बी इसका आंसर होगा। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है, तो इसका आंसर होगा वाटरमैन। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की, तो इसका आंसर होगा पेनिसिलिन का, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, तो इसका आंसर एस चंद्रशेखर ने। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, तो एस चंद्रशेखर ने किया था। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और कई प्रकार से पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इनको दिया गया था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट,
भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, होमी जागिर भाभा को कहा जाता है। ये भी कई बार प्रश्न आया है एग्जाम में। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। अब यही पूछेगा कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो वो है पुणे में। देखिए प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा सी, पुणे में। देखिए अब बायोलॉजी का प्रश्न आ गया, इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डी, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर है अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं तो अरस्तु ही कहलाते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो थियोफेस्टस है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस के कारण होता है दूध के दही जमता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो इसका आंसर होगा ए, राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न ये। इवानोवस्की ने की थी सर्वप्रथम विषाणु की खोज। अब नेक्स्ट देखिए, एडवर्ड जेनर खोज की थी किस चीज की? तो इसका आंसर चेचक के टीका का एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। विषाणु वृद्धि करता है, तो इसका आंसर होगा बी, जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकता है। एंजाइम अनुपस्थित होता है किस में? तो विषाणुओं में, कई बार पूछा गया प्रश्न। एड्स का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण एड्स होता है। खसरा निम्न में से संक्रमण के कारण होता है, तो ये पूछा है कि किस कारण से होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु, तो इसका आंसर विषाणु के कारण होता है खसरा का संक्रमण। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु के कारण होती है। आलू में मोजैक रोग का कारक क्या है? तो इसका आंसर होगा विषाणु। नेक्स्ट, हरित बाली रोग किस फल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, बाजरा से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो आंसर होगा डी, मूंगफली से टिक्का रोग संबंधित है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा डी, जस्ता की कमी के कारण होता है धान के प्रसिद्ध रोग खैरा। आप पूछे खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी से होता है। इतना अच्छा प्रश्न है ये और बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। ये भी पूछता है ना कि विटामिन और उसके रासायनिक नाम बताइए, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया है। नेक्स्ट, चाय में लाल रस्ट रोग किस कारण से होता है? तो इसका आंसर होगा हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो जीवाणु के कारण होता है नींबू में कैंकर रोग। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने सेल नाम का सर्वप्रथम दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है या अलग करती है? तो सेंट्रियोल करती है, ये पूछा गया है कई बार। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका आंसर होगा सी, प्लास्टिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा बी, कोशिका भित्ति। कई बार पूछा गया है, कोशिका से प्रश्न आता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका, ये जो कोशिकांग है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। अगर इसमें पूछेगा ना कि कौन सा कोशिकांग मनुष्य में नहीं पाई जाती है और इसमें तीनों में से कोई नाम दे देगा, तो उसको आप लोग क्या करिएगा कि टिक लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा बी, क्लोरोप्लास्ट जो होता है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। बहुत बार पूछा गया सब प्रश्न है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ए, लवक में। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, अंतःकोशिकीय पाचन में लाइसोसोम्स कार्य करते हैं।
नेक्स्ट, कोशिका भित्ति होती है तो इसका आंसर होगा ए, पारगम्य होती है कोशिका भित्ति। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है तो इसका आंसर होगा क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है तो जीवाणु में अनुपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है तो हेक्सले का ये कथन है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था तो इसका आंसर होगा ये वॉटसन एवं क्रिक ने। ये अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो इसका आंसर होगा डी, डर्मेटोलॉजी कहलाती है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए कोरिलेट करिए, आस्थि हो जाएगा आ से और अस्थि हो जाएगा अ से, तो ऐसे कोरिलेट करके हम भी याद करते हैं, तो आप याद कर सकते हैं आपको अच्छा लगे तो। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसने की थी तो इसका आंसर ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पूछा गया कई बार। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला तो इसका आंसर बी होगा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी इसका आंसर होगा सी, रेबीज रोधी टीका का, बहुत बार पूछा गया है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी तो इसका आंसर होगा डी, ए फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी तो इसका आंसर होगा बी, ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज ए फ्लेमिंग ने की थी और पेनिसिलिन की भी खोज ए फ्लेमिंग ने की थी, ये भी एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पे वीडियो समाप्त होता है। साइंस का प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कई बार एग्जाम में कई बार पूछा गया कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में। आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए आप लोग जो कंपटीशन का BRSI का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।